हम बहुत ही सुंदर वातावरण में ऋषिकेश में आए हैं, स्वर योगा पीठ में साक्षात स्वामी जी से मिलने के लिए। और स्वामी जी जो स्वामी चरणशील जी महाराज हैं, उनसे हम योग, स्वर योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। ये ध्यान में रखना कि स्वर योगा कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, उसके अंदर इतना गहन विज्ञान छुपा हुआ है और हमारा काम लिमिटलेस ब्रेन लैब पे इसी विज्ञान को समझना है, सीखना है। वी कॉल इट एंशिएंट ट्रूथ्स एंड मॉडर्न प्रूफ्स। सो हम बहुत ही सरल उसमें आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पूरी जिंदगी को एक सिंपल तरीकों से स्वर विज्ञान के द्वारा, स्वर योग के द्वारा कैसे बदल सकते हैं, उस पर हम ये चर्चा करेंगे। आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है पूरी दुनिया में, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पास स्वर विज्ञान के माहिर है, एब्सोल्युटली, हु हैज नॉट जस्ट स्टडीड बट जिन्होंने उसको आत्मसात किया हुआ है। तो स्वामी चरणशील जी महाराज एक ऐसे ही विद्वान हैं जो स्वर योगा पे हमसे अब चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, हमें ये समय देने के लिए। सो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में स्वर योग क्या होता है, उस पे आप हमारी ऑडियंस को बता दें। स्वर योग इस सृष्टि का एक ऐसा योग है जिससे पूरा ब्रह्मांड एक माला की तरह एक होकर के काम करता है। तो जैसे हमारी एक श्वास है, तो ये हमारी एकमात्र श्वास नहीं है, ये श्वास पूरे ब्रह्मांड के साथ ब्रीथ कर रही है। और क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड को कनेक्ट किए हुए हैं, तो इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, अंदर बाहर, हमारे शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, बाहर के दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसका सीधा संबंध हमारे श्वासों से होता है। तो मुझे तो आज तक ऐसा लगता था कि श्वास केवल खाली ऑक्सीजन लेने के लिए है, लेकिन उसके अंदर में आप बोल रहे हो कि उसकी जिस हिसाब से रचना है, उस पूरे कॉस्मिक ब्रेथ को अगर हम समझ गए तो इवन ब्रह्मांड के जो सीक्रेट्स है उसको हम डिकोड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज़ का बाहरी भौतिक आवरण होता है, अभी क्वांटम फिजिक्स भी मानता है कि जो मटेरियल है, जो भी मैटर है, एक लेवल पर जाके वो वेव बन जाता है। तो इट इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। तो जो चीज़ एक फ्रंट में एक भौतिक आयाम में दिखती है, उसका एक सूक्ष्म आयाम भी होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटम लेवल पर उसकी जो वेव पार्टिकल जो है वो कैसे रहते हैं, उसका पोजीशन कैसा, सुपर पोजीशन क्या दी, बहुत सारे लॉ, इंटेंगलमेंट हैं। तो जो मटेरियल यूनिवर्स जैसा दिखता है, क्वांटम लेवल पर डिफरेंट होता है। उसी तरह से जो भौतिक श्वास है, हम कहते हैं ऑक्सीजन जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ऑक्सी होमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, एनर्जी फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंडीस। दिस इज द फिजिकल एक्सटर्नल आवरण व्हिच वी कैन मेजर एंड सी। लेकिन उसके पीछे में ना जो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट कर रही है, एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द सेम एनर्जी सिस्टम, दैट प्राइमोरियल एनर्जी हैज कनेक्शन विद द ब्रेथ। सो मतलब अगर कोई सामान्य आदमी है, वो स्वर का थोड़ा सा भी ज्ञान कर लेता है और उसकी साधना करता है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना या उसकी अपनी तंदुरुस्ती को मेंटेन करना या उसके रिलेशनशिप को ठीक करना, ये सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि स्वर में ही सारे घटनाओं का रहस्य छिपा हुआ है। तो अगर कोई कारण से हमारी शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, तो हमारे श्वास में प्रकट पहले हो जाती है। तो वी कैन चेंज दैट पैटर्न बाय आइडेंटिफाई को, हम प्रकट को समझ के कि हमारी श्वास में कुछ गलत ऊर्जाएं प्रकट हो रही हैं, उसको हम ठीक कर दें। तो उसकी मेथड्स है, जैसे हम ठीक करेंगे, जो बीमारियां अंदर में बन रही हैं वो नष्ट हो जाती है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो किसी लेवल पर कितनी भी भीषण बीमारियां हो, क्रोनिक डिजीज है, हम ब्रेथ के ऑब्जर्वेशन से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं आने के पहले। क्योंकि बीमारी आने के पहले पहले पलती है हमारे शरीर में। जब भौतिक रूप में प्रकट होती है तो लास्ट उसका मतलब कि स्टेट है, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी शुरू हो जाता है हमारे प्राणों के लेवल पर, एनर्जी के लेवल। वो बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं डिटेक्ट करके। उसके बाद कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं कि कुछ ऐसा उसके साथ जुड़ा होता है कि इसका परिणाम बहुत गलत होगा, वो भी हमारे श्वास पर प्रकट हो जाता है। तो उसकी भी एनर्जी को हम, पैटर्न को चेंज करके जो भी हम काम कर रहे हैं उसके वाइब्रेशन क्वांटम लेवल पर कहिए तो पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव हम क्रिएट कर देते हैं, एंड द होल यूनिवर्स रिस्पॉन्ड पे। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वापस जो है पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करके हमें सक्सेस, हमें अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, जी बोलते हैं ना कि हम जो चाहे वो प्रकट हो जाए, वो सब चीज हो जाती है। सो बहुत अच्छा से बताया, लेकिन हम बहुत बेसिक से पूछते हैं आपसे कि एक्चुअल में जो राइट नॉस्ट्रिल है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है क्योंकि मैंने आपका पिछले दफा का कोर्स भरा था। ये कोर्स बहुत ही जरूरी है भरने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप समझ जाते हो तो बहुत बड़ा रिजल्ट आता है आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में कई ऐसे रिजल्ट आए हैं,
हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमें बहुत ही इजी वे में बताइए। मैंने सीखा था पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, ये जो 3 नाड़ी होती है, थोड़ा सा कैसे ये डिटेक्ट होती है या क्या हमें करना चाहिए, और इसका पूरा जो बोलते हैं ना नट्स एंड बोल्ट्स, तो वो आप बता दीजिए। हमारे शरीर में जो शरीर है ये तो फिजिकल बॉडी यंत्र है, लेकिन वास्तव में वी आर नॉट द बॉडी, हम शरीर नहीं है। वास्तव में हमारा जो रियल सोर्स है वो ब्रेथ है। तो ये ब्रेथ जो है अपने एनर्जी के साथ हमारे शरीर में 72,000 स्टेट में रहता है, नाड़ियों के रूप में रहता है। दैट इज द वो पाथवे होते हैं उसके चलने के, प्राणों के बहने की जो है ना नाड़ियाँ थोड़ी सूक्ष्म होती हैं। तो उन नाड़ियों का जो राजा होता है, जो उसको संचालित करता है, वो 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिसे बोलते हैं पिंगला, जिसका कनेक्शन राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से है। ईड़ा, जिसका संबंध जो है लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से है, मतलब बाएं नाक से सांस लेते हैं तो है। और सुषुम्ना जब दोनों बराबर चलती है तो उससे उसका संबंध है। आज हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे जहां पे हमने ब्रेन स्कैन लगा के देखा कि ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट एंड राइट, वो कैसे ब्रेन के साथ जुड़ा है। सो राइट साइड ऑल्सो represents sympathetic nervous system and it is also connected to your left brain, and left side is connected to the right side of your brain and it is also the parasympathetic system. बहुत संक्षिप्त में बताती हूँ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होता क्या है। जो भी हमें डिजीज आता है, जो भी हम सफर करते हैं, बेसिकली इसी के इम्बैलेंस की वजह से होता है। मुझे स्ट्रेस हो गया, नींद नहीं आ रही है, कोई भी बीमारी है जो काफी हद तक लंबे टाइम तक रहती है, जिसके हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, बर्नआउट, डिप्रेशन, एंजाइटी, यू नेम एनी डिजीज, बेसिकली इसके इम्बैलेंस से ये होता है। तो सिंपैथेटिक जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म होता है। हल्का सा सिंपैथेटिक जरूरी है बिकॉज यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गेट दैट। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम स्ट्रेस अनुभव करते हैं, और अगर वो बहुत कम, बहुत ज्यादा अगर पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है तो हम डिप्रेशन, लेथार्जी, फटीग और ये सब करते हैं। तो सुषुम्ना जो होता है वो सेंट्रल होता है। अब हम सीखेंगे कि हम उसको कैसे पहचान सकते हैं और उस सुषुम्ना नाड़ी से और क्या संबंध है। कई सारी बार हमें ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे पास कोई परफेक्ट सोर्स नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि स्वामी जी जो है वो एकमात्र ऐसे सोर्स है। इट इज लाइक गंगा जी पे हम बैठे हैं, बराबर सोर्स के पास बैठे हैं, एंड दैट सोर्स विल गाइड यू इन द सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्म। इसीलिए हमने कई सारे ऐसे स्वर विज्ञान पे कोर्स भी बनाए हैं, क्योंकि आपके लिए अकेले नहीं, आपके बच्चों तक को आप सिखा सकते हो। एंड बिलीव मी, व्हेन आई एज आई सेड, जब मैंने ये किया, जब मैंने इसको अवेयरनेस में लाया, उसके बाद उस पर काम किया, मेरी जिंदगी जरूर बदली है। हाँ जी स्वामी जी, तो आप हमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बता रहे थे। मैंने थोड़े से न्यूरो साइंटिफिकली बताया कि वो कैसे कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं, कौन सी नाड़ी चल रही है उसके पहचानने की बहुत सरल विधि है। तो हमें बस अपने हाथों को यहाँ पर एक ट्रायंगल बना करके या सीधा यहाँ फिक्स करना है, और इसको ऐसा नहीं करना है, खुला रखना है। श्वास को मध्यम गति से छोड़ना है, एकदम स्लो भी नहीं, बहुत फास्ट भी नहीं। तो यू विल फील द एयर इन द लेफ्ट फार्म और राइट फार्म। अगर एक तरफ राइट में आ रहा है तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल, पिंगला नाड़ी चल रही है। लेफ्ट की तरफ आ रहा है फार्म में तो ईड़ा चल रही है। दोनों में बराबर लग रहा है तो सुषुम्ना चल रही है। तो हम नाड़ियों को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर। मेरी फिलहाल सुषुम्ना चल रही है, क्या वो हम गंगा जी के पास बैठे हैं उसकी वजह से पास बैठे हैं और हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, तो उसके कारण से वैसी एनर्जी बन गई तो सुषुम्ना चल रही है। राइट राइट राइट। सो अब आप हमें बताइए कि राइट साइड की नाड़ी कब कब एक्टिव होती है? इज देयर अ रिदम, कोई पैटर्न होता है इसका? पूरे नाड़ियों का एक तंत्र है, उसका पैटर्न का एक सिस्टम है जो दिन से, मून फेजेस से, सन मूवमेंट से, ईयरली मूवमेंट से, सीजन के मूवमेंट से, नक्षत्रों के प्लैनेटरी मूवमेंट्स, कॉन्स्टलेशन के मूवमेंट, जितने नक्षत्र मंडल हैं, ग्रह मंडल है, राशियां हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो भी ग्रह, नक्षत्र और एनर्जी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। चंद्रमा के गति से जुड़ा है। तो हर एक चंद्रमा के मूवमेंट पर एक एक दिन में हमारे सूर्योदय, सूर्यास्त में खास नाड़ी ईड़ा या पिंगला चलनी चाहिए। अगर वो विपरीत चलती है तो हमारा पूरा दिन का एनर्जी बिगड़ा रहता है, कलेश होता है, डिस्टर्बेंसेज होता है, मिजरीज होता है, लॉस होता है। लेकिन अगर नाड़ी सही चलती है तो हम पूरा दिन सभी जगहों पर हम अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से सारे कार्यों को संपादित कर लें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल हो, इंटरपर्सनल हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग। तो वो एनर्जी बहुत अलाइन रहती है। तो वो कितने टाइम में वो बदलता रहता है? इज देयर अ क्लॉक? लगभग 1 घंटे की है। 24 घंटे में 12 बार या 12 बार पिंगला चले। अच्छा। वो साइकिल में अगर रहते हैं तो एवरीथिंग मैनिफेस्ट, हर चीज जो है ना हमारे हिसाब से होता है। अच्छा। हमारे अनुकूल होता है, बीमार भी हम नहीं पड़ते हैं, और हर जगह हमें सफलता मिलती है, चाहे वो पर्सनल आध्यात्मिक साधना हो, चाहे सांसारिक जगत की बिजनेस, व्यापार और जो भी व्यवहार हम करते हैं। तो जैसे हम सुबह में उठते हैं तो कौन सी नाड़ी शुरू हो जाती है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अराइजेस? जब सुबह में उठते हैं तो हमारी राइट
दाहिना पिंगला या बायां ईरा भी हो सकता है। तो जो भी नाड़ी होता है उसकी साधना करके हम जब पृथ्वी लोक में पैर रखते हैं, उसकी एक बड़ी लंबी साधना है जो हम लोग कोष में बताते हैं। तो उस दिन की पूरे पृथ्वी लोक में जो भी नकारात्मक शक्तियां हमसे दूर हो जाती हैं। तो उस दिन जो भी काम करते हैं हमें सक्सेस ही मिलेगा। और जो भी बाधक शक्तियां हैं जो हमारे कर्मों से हमने क्रिएट कर रखा है 5 जन्मों से, इस जन्मों से, भाग्य से, वो सब हट करके हमें अनुकूल परिस्थिति पैदा करते थे। तो पहला हो गया, फिर सनराइज में होता है, और फिर घर से निकलना, अंदर कैसे, सारे के रूल हैं। आप एक एक रूल को फॉलो करेंगे तो ऐसे लगेगा कि सृष्टि हमारे साथ ही चल रही है और हम सृष्टि के साथ चलते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया। बेसिकली इट इज अबाउट द रिदम, इट इज अबाउट द सिंक्रोनाइजेशन विद द यूनिवर्स, विद द, क्योंकि हम जनरली भी ऐसा मानते हैं कि हम केवल शरीर है, हाँ। लेकिन हमारे पास एनर्जी बॉडी है, हमारे कई सारे कोश है, तो वो सारा क्या नाड़ियों से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पंचकोश हैं। भौतिक शरीर को अन्नमय बोलते हैं, प्राण में, मनो में, माइंड का पार्ट, मन बुद्धि चित्तान का, विज्ञान में बुद्धि विवेक आ जाता है, विस्डम बॉडी, और फिर अंत में आनंदमय कोश आत्मा। और वो आत्मा पूरे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ी हुई। तो एक्चुअली हम शरीर नहीं है, शरीर एक बाहरी आवरण, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, एक एटम है, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पर ना वो वेव में बदल जाता है, और वो वेव का जो है ना सोर्स पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाता है। तो उसका कोई एक लोकेशन नहीं होता है, साइमल्टेनियसली वो हर जगह हो सकता है। एंटेंगलमेंट में क्या होता है, ये एक ही सोर्स के दो चीज हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो कितना डिस्टेंस रहे। वैसे हम भी तो उसी ब्रह्मांड से निकले हैं, तो हम भी नियम के बंधे हुए हैं। सो उस रिदम को अगर हमने एक एक घंटे पे पहचाना, सबसे पहली बात मुझे लगता है, अगर हम ऑडियंस से भी पूछे, कितने लोग ये चीज जानते भी होंगे कि मेरा राइट साइड का नॉस्ट्रिल एक्टिव है कि लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल है? मुझे लग रहा है कि वो एक सबसे पहली साधना होगी, बीइंग अवेयर ऑफ योर नाड़ीज। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारे श्वास है ना, इट्स वेरी मिस्टीरियस। इसमें हमारे जीवन से जन्म से मृत्यु तक जो भी घटनाएं घट रही है, सबका रहस्य छिपा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ऐसी शुरुआत करते हैं कि अगर किसी को तंदुरुस्ती रखनी है तो क्या क्या चीजें उनको नाड़ी में ध्यान भी रखना होगा और कुछ नाड़ी की साधना भी करनी होगी? पहले तुमको जानना होगा कि अलग अलग नाड़ियों की क्या चार क्षमता, किस प्रकार की, जैसे पिंगला है तो क्या है, कैसी एनर्जी, पीड़ा है तो कौन सी एनर्जी, वो क्या करती है, सुकुम्मा क्या करती है, पहले इसका जानकारी। उसके बाद हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका संबंध किसी न किसी नाड़ी से होता है, और उस नाड़ी में प्रवाहित किसी न किसी तत्व से होता है। क्योंकि हम नाड़ी में सिर्फ श्वास नहीं लेते, उसमें 5 तत्व आते हैं। अच्छा, जैसे 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 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व एक एक करके आते हैं। हर एक तत्व का गुण होता है। तो कोई हम कार्य कर रहे हैं, वो किस तत्व से अलाइंड है। अगर हम विपरीत तत्व न करेंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा, नाना प्रकार की हानि, क्लेश होगा, जीवन में दुख होगा, अशांति होगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि इस तत्व में ये कार्य करना चाहिए, वो तत्व वहां करके ला करके अपने स्वर में, अपने नाड़ियों में, और तब वो कार्य करते हैं, पूर्ण सिद्धि मिलती है। एग्जाम्पल दीजिए आप जरा। जैसे कि कोई सुंदर घर बनाता है, बहुत खर्च करता है, लेकिन गृह प्रवेश में अगर उसकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में पृथ्वी तत्व न चले प्रवेश के टाइम में, तो जीवन भर दुखी रहेगा, प्रॉब्लम, झगड़े होंगे, क्लेश होंगे, अशांति होगी। अगर वो पहले तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये वाला तत्व चल रहा है, तो क्या उसको वो फिक्स भी कर सकता है? वो फिक्स कर सकता है, नाड़ी को भी बदल सकता है और तत्व को भी बदलना हम लोग सिखाते हैं। अच्छा। तो इच्छित तत्व और नाड़ी जब चाहे हम चला सकते हैं, बहुत कम समय में। तो अगर आप इसका ज्ञान रखें, बहुत सूक्ष्म है, और ऐसा नहीं है कि कोई बिलीफ सिस्टम है, ये पूरा साइंस है। योर ब्रेथ इज नॉट इन द नॉस्ट्रिल, एक जगह नहीं होते हैं। कभी सांस ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, और सबका मतलब उसका एंगल, उसका लेंथ, उसकी जो है शेप होता है, उसके अंदर एक टेस्ट होता है। अच्छा। तो ये पूरा सब लोग अनुभव कर सकता है, इसे नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर पृथ्वी है तो उससे गुण है कि कब पृथ्वी चलता है, उसके कई पैरामीटर से आप पहचान सकते हो कि हाँ अभी हमारे स्वर में पृथ्वी चल रहा है, तो उस समय पृथ्वी संबंधित कार्य करेंगे तो निश्चित सिद्धि मिलेगी। लेकिन उससे विपरीत किसी तत्व में काम, उस काम को करेंगे तो असफलता, हानि, क्लेश, दुख, अशांति। तो मैंने आपके ऐप में भी देखा है कि नॉट जस्ट द तत्व, नॉट जस्ट द नाड़ी, लेकिन कई सारे नक्षत्र के साथ भी उसका कॉम्बिनेशंस है, तो वो कैसे काम करता है? जैसे पूरा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वरेन वही निर्मिता सृष्टि संहार करता का स्वर साक्षात महेश्वर। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्वामी जी, स्वर साक्षात महेश्वर। तो जब आपने स्वर को समझ लिया तो आपने महेश्वर, महाकाल, महादेव को समझ लिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा स्वर जो है स्वयं महाकाल का स्वरूप है। ये शास्त्रों का वचन है, स्वयं भगवान शिव ने एक शास्त्र में माता पार्वती के सामने प्रकट। कौन सा शास्त्र था वो? शिव स्वरोदय शास्त्र। शिव स्वरोदय साधना। हाँ, तो उसमें क्या है, श्लोक है ब्रह्मांड, खंड, पिंड। ब्रह्मांड क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, गैलेक्सीज। खंड क्या है कि जिस भाग में हम रहते हैं, मिल्की वे, नक्षत्र मंडल। मिल्की वे में हमारे क्या है, 27 नक्षत्र हैं। उसके बीच में हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं।
तो ये हो गए खंड, और पिंड हो गए हम सब पृथ्वी लोक पर जितना जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ये सब पिंड हैं। तो ब्रह्मांड खंड पिंडादया स्वर नैव नित्य, उनका पूरा जीवन का संचालन, प्रकाश, जो भी गति है वो भी मति है, जो भी चीज हो रही है सब स्वर के ही एनर्जी के प्रभाव से, गति से हो रही है। क्योंकि ये श्वास निकलता है तो शरीर मृत हो जाता है, ठीक है ना। तो स्वर चल रहा है तब हो रहा है, तो स्वरा नैव ही निर्मिता, स्वर से ही निर्मित हुआ है। सृष्टि भी करता है, हमारा जीवन का विकास भी होता है, संहार मृत्यु होती है, स्वर छोड़ देता है। शरीर से श्वास निकला, शरीर सड़ जाता है। श्वास है तो शरीर खुद रहता है, हम गले लगते हैं, मरे हुए से कोई गले नहीं लगता है। मरे हुए के हाथ से मैं लड्डू डाल दीजिए, उठा के दीजिए तो कोई नहीं खाएगा, क्योंकि अशुद्ध हो जाता है। मतलब ये जो श्वास है यही शरीर को शुद्धिकरण देता है, यही प्रकाश देता है, यही दिव्यता देता है। तो सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, मरने के बाद तो सब उसे दूर भागते हैं और भस्मीभूत कर देते हैं, तुरंत उसको बाहर घर से निकाल देते हैं। तो ना जल्दी आपने बड़ा सुंदर से सुबह में कहा कि आपको अलाइन होना है, एक प्रक्रिया होती है, कौन सा नाड़ी चल रहा है। उसके बाद जैसे हम ऑफिस चले गए या हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं, तो क्या उसमें भी कोई पद्धति फॉलो करनी होती है? बिल्कुल होती है। हम जब सुबह उठते हैं वो करते हैं, सूर्योदय करते हैं, घर से निकलने की नाड़ी होती है, ऑफिस में प्रवेश करने की नाड़ी होती है, और वहां से वापस आने की एक साइकिल है। अगर पूरा करते हैं तो उस दिन जो भी आप काम करेंगे पूर्ण सफलता मिलेगी। अगर वो बिगड़ गया तो फिर कुछ ना कुछ क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, प्रॉब्लम, बाधाएं आ जाएंगी। तो अगर जो इस विज्ञान को जानता है उसके जीवन में नाना प्रकार की सिद्धियां, सफलताएं एकदम लाइन में लगी रहती हैं, आते रहती हैं। और ये क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सीखना? बहुत सिंपल है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत सिंपल भी है। बताने वाला अगर सही मार्ग और सही तरीके से ज्ञान दे तो कोई भी व्यक्ति इसको अभ्यास कर सकता है, किसी के स्टेट में, चाहे वो कोई स्टेट में हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमको चुनना है कि यही इसके लिए उपयुक्त है। फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब एकदम फ्रॉम द बेस टू एडवांस जा सकते हैं सारे लोग प्रॉपर सीख करके। तो एक आपने कहा ऑफिस में एंटर करने के लिए, फिर कुछ खाना वगैरह खाने के लिए खाना खाने का भी नाड़ी है। अच्छा, कौन सा है वो? जैसे कि पिल्ला नाड़ी है, इसमें अगर भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन अच्छे से होगा वो, और रसों का असिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर लेफ्ट में खाएंगे तो भोजन सड़ेगा और जा करके टॉक्सिन बनेगा, फिर हमारा माइंड मंद हो जाएगा, कंफ्यूजन, डिल्यूजन। मतलब भोजन से भौतिक असर पर काम नहीं करता, सूक्ष्म असर माइंड पर भी। हम बोलते हैं कि जो आप बाहर का जो खाना है वही आपका मन होता है। मन जैसा अन्न जैसा कण, तो वो कैसे खाएंगे वही नहीं मालूम है ना, खाली अन्न से नहीं, हमको किस नाड़ी में खाना है। पिघला में खाएंगे तो उसमें हमारी जो पाचन तंत्र की शक्तियां हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वो पिंगला में ही एक्टिव होती है। और उसको मालूम होता है हमारे शरीर को कि क्या तत्व है भोजन को, और एंजाइम्स वगैरह वो सारा कैलकुलेट कर लेता है कि इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना फैट है, तो कितना हमें इसमें सिक्रेट करना HCl, या फिर हमें बाइल कितना जाना चाहिए, और दूसरे एंजाइम्स इसको कैसे तोड़ेंगे, और फिर वापस उसको अपने रसों से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में पहले भौतिक स्तर पर विस्तार करेंगे, प्राणों के रूप में कन्वर्ट करके माइंड इत्यादि को एनर्जी देंगे। आप मुझे कल बहुत अच्छे से बता रहे थे कि अगर कोई कोल्ड हो रहा है तो आप उसको वहीं पे रोक सकते हैं। हाँ। कैसे बता रहे थे? जैसे हमारी नाड़ियाँ जो है, जैसे कोई भी वायरस हमारे अंदर आता है तो अपना घर बनाते हैं तो चाहते हैं एक अनुकूल वातावरण रहे। जैसे आप घर बनाते हैं, बहुत जोर से बारिश पड़ने लगे, सब जितने बनाने वाले सब तबियत छुप जाते हैं, बारिश होते तो घर बनाएंगे। एक अनुकूल वातावरण चाहिए ना, काहे कि मटेरियल खराब हो जाएगा, सीमेंट बह जाएगा। तो चाहते हैं कि एकदम बढ़िया खुला आकाश हो, बारिश ना हो, तो बढ़िया से बैठ के सब काम कर, हर चीज़ के लिए। तो जैसे हम लोग भी यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, बारिश होने लगे तो हमारे यंत्र खराब हो जाएंगे। तो अनुकूल वातावरण, तो जो स्वर है ना वो अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। तो हीट एंड कोल्ड की बात हुई, तो जैसे वायरस जो है वो हमारे शरीर में एक स्थान में आता है, उसकी एक खास वातावरण में उसकी क्या उसको बोलते हैं फेज होता है, प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन, जहाँ पर वो ग्रो करता है। तो जब वो आता है तो हमारे एक नाड़ी को एक खास अनुकूल उसके कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है, कुछ केमिकल। उससे क्या होता है, हमारी या तो लेफ्ट या राइट करने लगती है घंटों। अच्छा, एक कंटिन्यूअस। हाँ, तो उसमें मेरे मदर के बारे में भी जैसे मैं आपको बता रही थी कि कंटिन्यूअस कुछ महीनों से अकेला राइट ही चल रहा है, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट कुछ ना कुछ इम्बैलेंस। तो जब वो बहती है नाड़ी तो उसको वायरस को एकदम अनुकूल वातावरण मिलता है अपना घर बनाने के लिए, सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए उसको स्ट्रेंथ, एनर्जी सब मिलता है, और हम ही से लेता है। और उसके विपरीत क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप हमें फीवर, बॉडी एक, रनिंग नोज, और एक नाड़ी बह रही है, ठंडा इत्यादि लगने लगता है। लेकिन उसके लिए वो बड़ा अनुकूल वातावरण है। लेकिन जब हम अपने नाड़ियों को फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सीवियर है तो 10-10 मिनट में या आधे घंटे में हम राइट लेफ्ट को चेंज करेंगे। अच्छा, ये चेंज कैसे करते हैं वो भी बता दीजिए। जैसे योग दंडा है हमारा, यहाँ पर आया नहीं है, तो योग दंडा लगा के कर सकते हैं चेंज हम लोग। योग दंडा दीजिए, जब अनुकूल वातावरण उसको बनता है तो बढ़ता है, और उसकी जो है जितने भी विकास है अंदर होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम नाड़ियों को शिफ्ट करते हैं ना,
उसकी जो भी बनाई गई घर द्वार जो बनाता है अपना कि हम यहाँ पर ग्रो करेंगे, तो सब नष्ट हो जाता है। तो हम राइट लेफ्ट वीकेंड करते हैं, तो जब तक वो एनर्जी उसको नहीं मिलता 1-2 घंटे में मरना शुरू होता है। उल्टा काम होता है, जहाँ पर अच्छा, वो बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो वो उसकी मृत्यु होने लगती है, वो खत्म होने लगता है। और अगर हम 6-7 घंटे तक ये बदलने वाली प्रक्रिया करते हैं, तो उसको अनुकूल वातावरण एनर्जी नहीं मिलेगा, जिसके कारण से वो कमजोर हो जाएगा और उसके बाद उसकी मृत्यु, फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी उसको खत्म कर देता है। तो आप तो ये मैजिक वॉन्ड लेके आ गए। है, अगर इधर लगा दिए तो इधर हो जाएगा राइट, लेफ्ट में लगाए, लेफ्ट आर्मपिट में लगा के माइल्ड प्रेशर दिए हल्का सा, तो राइट हो जाएगा, तो राइट खुल जाएगा। हाँ। और राइट में लगा दिए तो लेफ्ट, मतलब जिधर लगा देंगे वो बंद हो जाएगा, और जो नहीं लगाए। मुझे तो पहले लगता था कि ये खाली हेल्प लगे ना, डंडा है कि जो ऋषिज वगैरह को हेल्प करता था चलने के लिए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट एक ये भी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्जिला जो हमारा होता है उसके अंदर में बहुत सारी नर्वस सिस्टम, बहुत सारी नर्व्स होती है जो सीधा ब्रेन में जाके हाइपोथैलेमस में जाती है। वहां से वो पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। इज दैट करेक्ट स्वामी जी? यस। वो वहां से ही पूरा ऑपरेट करके। यहाँ हमारे 3 पॉइंट होते हैं, इधर इधर और बीच में ज्यादा होता है अंदर की तरफ। तो जब ये हमारी योगदान के गोल है यहाँ पर, हाँ। ऐसे इसके अंदर गोलाई है। हाँ। तो जब इसका बनाने का भी तरीका है, जो मार्केट में बना देते हैं, जो नहीं मालूम है, तो बहुत सार बना देते हैं, तो और हमको हर्ट होता है, नाड़ी की चेंज नहीं होती। तो ऐसे योगदंडा बना करके और फिर हम अगर इसको रखते हैं तो बड़ा सॉफ्ट भी लगता कितना है। टाइम रखना पड़ता है हमें? एक 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच में चेंज हो जाता है। ओके। और आप खुद बाद में चेक आप चेक कर हो सकते हो, हाँ, कैसा चेक है। और एक बार आपने शिफ्ट कर ली तो कितना टाइम रहती है? वो 1 घंटा तक रह सकती है। अच्छा, 1 घंटा। कभी कभी क्या होता है तुरंत वापस आ जाती है, क्योंकि उसका साइकिल है। मान लीजिए हमारी लेफ्ट जो है ना वो 2 घंटा चली है, और हम राइट से लेफ्ट कर रहे हैं, और जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट पहले शिफ्ट हुई, हम अवेयर नहीं थे, उसको जानते नहीं थे या हमने ध्यान नहीं दिया। तो जब वापस फिर लेफ्ट करेंगे ना, वो योगदंडा से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हटाएंगे वो वापस चला जाएगा, क्योंकि उसकी साइकिल पूरा हो गई है। तो आज हमने कई सारे ऐसे ब्रेन के स्कैनिंग्स भी किए हैं, जहाँ पे जब नाड़ी चेंज होती है तो ब्रेन के अंदर में कौन कौन से वेव्स मौजूद है, क्या क्या वेव्स के चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, उस पे भी हम जरूर चर्चा करेंगे। बट जैसे आपने सुना कि बहुत सिंपल सी चीज, जैसे आप सुबह में उठते हैं, खाना खाने के टाइम पे आप कौन सी नाड़ी करते हैं, बड़ी आसानी से आप अपनी नाड़ी वगैरह चेंज करते हैं। अब मैं सुषुम्ना पे आती हूँ, क्योंकि जब जब आपसे सीखा और मैं कोई भी टेम्पल में जाती हूँ, मॉस्क में जाती हूँ, गुरुद्वारा में जाती हूँ, कोई भी होली प्लेस में जाती हूँ, या जैसे हम गैंजीज के पास बैठे हैं, तो तुरंत ही जैसे ही मैं चेक करती हूँ और वो सुषुम्ना ही आ जाता है। तो जब सुषुम्ना आता है तो शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मन में क्या चेंजेस होते हैं, ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं? जैसे पूरा प्रकृति है ना, इसमें बहुत सारे एनर्जी के केंद्र हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं। तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी केंद्र हैं जहाँ सूर्य और चंद्रमा की शक्तियाँ बराबर पड़ती हैं। अच्छा। इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी। अच्छा। और जब संतुलन में एनर्जी पड़ेगी तो दोनों एक्टिव हो जाएगा। ओहो। तो इसीलिए जो मंदिर बने हैं, पुरातन मंदिर, जैसे जो पहले के आर्किटेक्चर थे, उनको मालूम था कि शिव शक्ति लाइन कहाँ पर है, मतलब चंद्रमा सूर्य की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है। तो वैसे जगह चुन के बनाते थे मंदिर। तो एक तो वहाँ पर ऊपर से वहाँ जो पूजा होती है, वहाँ एनर्जी क्रिएट होती है, तो उसको और एम्पलीफाई कर देती है। तो जब भी आप वहाँ जाते हैं वैसे मंदिरों में जो उस तरह से बने हैं आर्किटेक्चर से, तो आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा देती है। आपकी जो प्राण मार्ग की सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, इसको खोल करके आपके सदस्य जो ऊर्जा डिप्लीट हो रहे थे बाहर में, उसको समाहित करके आपको प्राण मार्ग में डाल देती है। मतलब अगर हम वहाँ पे नहीं भी जा रहे हैं तो भी दिन में कोई ना कोई ऐसी पूजा, कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ना कोई ऐसा हमारा वो होना चाहिए प्रयास सुषुम्ना फ्लो हो, कि सुषुम्ना फ्लो हो, क्योंकि वो भी जरूरत है। तो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ना नकारात्मक तत्वों को अलाइन करके हमें अपने सूक्ष्म जो डिवाइन पावर्स है उसका जोड़ देता है। हाँ, उस टाइम में संसारिक कोई भी काम सफल नहीं होगा, लेकिन उसमें आप मेडिटेट करोगे, मंदिर जाओगे, कोई भी इवोल्यूशन के जो आप अपने साधना के लिए करते हो, इवोल्यूशन के लिए, दैट विल बी वेरी, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत सारे रूप हैं उसमें। मुझे जो आपका सबसे अच्छा लगता है कि आप बड़े ओपन हैं और टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, आपने ऐप भी खुद से बनाया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न साइंस थिंग्स दैट ये सब कुछ केवल बताया गया था, इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें बड़ा क्लियर हो जाता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी साइंटिफिक। इसके पीछे जो भी राज छुपे हैं वो सारे बिल्कुल साइंस के बेस के माध्यम से है। साइंस और अध्यात्म अलग नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। साइंस तो बहुत पुरातन काल में योगियों ने बहुत एडवांस स्टेज में क्वांटम लेवल पर वो जाने की क्षमताएं थी, तो बैठ के एकदम सूक्ष्म जो उनका डायमेंशन था वहाँ प्रवेश करते थे। फिर वहाँ से जो चीज़ें वाइब्रेशन जो कैसे हमें भौतिक रूप में कंट्रोल करती हैं, बदलती हैं, उसको उन्होंने देखा, पढ़ा, फिर उन्होंने पूरा साइंस डेवलप कर लिया।
वह यंत्र नहीं था, लेकिन है ना अपने यंत्रों से, उन्होंने बॉडी देख के लिया। उससे ब्रह्मांड को देख लिया, पूरे ब्रह्मांड को, ग्रह नक्षत्रों को। आप देखिए भारत में ग्रहण की जो कैलकुलेशन है लाखों वर्षों से चली जा रही है। नासा तो नहीं था पहले 300-200 साल पहले, लेकिन हमारे यहाँ एग्जैक्ट प्रिसाइज कब ग्रहण होगा, कितना होगा, किस एरिया में होगा, तिथि नक्षत्र ग्रह है सब। और हम आज के जमाने में काफी सारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज पे वो कर रहे हैं, लेकिन इंट्यूटिव नॉलेज जहाँ पे आप जब अलाइन होते हो सारी चीजों को आप अनफोल्ड करते हो बेसिकली। सो जाते जाते मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने एक चक्र पे भी एनालिसिस किया आपके साथ कि आपने जब एक तत्व को चेंज किया आपकी इंगला से और ईड़ा से और पिंगला से, तो जो चक्र का एसोसिएशन है वो भी क्या काफी, और हमने वो देखा हालांकि अर्थ है तो एक पर्टिकुलर चक्र है, एयर है तो एक पर्टिकुलर चक्र है, वहाँ की एनर्जी बढ़ गई। करेक्ट, वहाँ की एनर्जी बढ़ गई। तो वो कैसे ऑपरेट होता है? वो हमारी कुछ विधाएं हैं जिससे कि हम जो तत्व चाहे जागृत कर ले, उसमें जैसी वो तत्व जागृत होगा उससे संबंधित चक्र भी जागृत हो जाए, वहाँ ऊर्जा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की लाइफ में इंस्टेबिलिटी है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, तो उनको मूलाधार, उनको मूलाधार को बैलेंस करना है, उसको जगाना है, उसको प्रॉपर करना है, उसकी एनर्जी को ठीक करना है, उसकी साधनाएं करेंगे तो ठीक हो, तो अपने आप ठीक हो जाए। तो जनरली कितना टाइम लेता है ये सारी साधनाएं, अगर मुझे दिनचर्या में इंक्लूड करनी है? जैसे आपने कहा अवेयर रहना है, जो प्रिंसिपल के हिसाब से जहाँ जो करना है वो तो हो ही गया, और वो शायद मुझे लग रहा है फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता होगा, करते 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 वो एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये सारा सीखने को जनरली एक पर्सन को कितना टाइम लगता है? ऐसे तो 12 साल कहते हैं, लेकिन आदमी 2-3 महीना में सीख करके, जितने लोगों ने सीखा है, जिन्होंने सही तरीके से किया, उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। बताइए जैसे क्या क्या हुआ है आपको, कौन सी स्टोरीज? ज्यादा लोग अशांत थे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, वो एकदम इम्प्रूव हो गया एक बहुत अच्छा प्रेम संबंध बन गया, खूब बढ़िया परिवार में। बहुत अशांति थी मन में, शांत हो गए। असंतोष था तो संतोष, कंटेनमेंट आ गया। अच्छा, जो करते थे उनके बिजनेस व्यापार में भी बदलाव सकारात्मक आया, उनका सब ठीक चलने लगा, सारा जीवन का भाग स्फुट हो गया, बड़ा सुंदर हो गया। ऐसे सबका कहना है। किसी को कोई बीमारी तुरंत ठीक हो गया, धीसत बीमारी किसी की पेट की थी वो खत्म हो गई, किसी की मोटापा थी तो कम हो गई, किसी की कम थी तो। मुझे थोड़ा मोटापा के बारे में बता देना क्या करना चाहिए मुझे? क्या बताऊंगा? तो बड़ा सिंपल है, मतलब 7 से 10 किलो घट जाता है कुछ बिना किए। अच्छा, एक प्रक्रिया करें घट जाएगा। क्या है वो बताई दीजिए। एक तो अग्निहोत्र का प्रैक्टिस करना सेवा शाम, वो क्या होता है? नाड़ियों को पतलाइन करके एक छोटी सी हवन की प्रक्रिया है जो सूर्योदय और सूर्यास्त में होता है। बहुत सिंपल है, उसको सीखा जा सकता है, हम लोग फ्री में सिखाते भी हैं। तो वो करना है और नाड़ियों के साथ अलाइनमेंट करना है कि सूर्योदय में उस दिन का कौन सा नाड़ी है, उसके लिए बेसिक कोर्स करना पड़ेगा। तो वो जब जान जाएंगे तो वो नाड़ी को अलाइन करके अग्निहोत्र जब करेंगे डेली 10 मिनट सुबह शाम, तो आपके शरीर जो बात पित्त कफ जिसके असंतुलन से वजन बढ़ रखा है वो संतुलित होना शुरू हो जाएगा। अपने आप जो एक्स्ट्रा जो चीज बन गई है धातु अंदर में, वो खत्म हो जाती है और फिर आप एक सही वजन गेन कर लेते हैं। और एक बार संतुलन स्थापित हो गया तो सृष्टि जैसे हमारे साथ बहती है फ्लो में, हमारी इच्छा सृष्टि की इच्छा हो जाती है। अरे वाह! तो मतलब हम जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, बहुत बढ़ जाती है। आप सोचोगे तो हो जाएगा। तो आपको आश्चर्य होना है क्या हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ तो हो रहा है, किसी के बारे में सोचा तो कॉल आ रहा है, घर में आ जा रहा है, वो कोई वही बात कर दी कैसे। और मैंने कई बार आपको ये बोलते हुए सुना है कि अगर लेफ्ट में दाहिनी तरफ किसी को रख लो तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करो, ये करो। थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं। वो थोड़ा अभी जैसे कि हम लोग करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, वो प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपके विपरीत है, अनुकूल नहीं है, तो हम एक नाड़ी को, सूर्य नाड़ी को एक खास तरीके से एक्टिवेट करके और उसको अगर हम शून्य में रखते हैं तो फिर वो जो है व्यक्ति अनुकूल बन जाता है। मतलब कि वो बहुत आपके निगेटिव है, बिना काम का होता ना कि लोग टांग अड़ाते हैं, आप करते हैं। अब उनके पास जब भी जाते हैं तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो वैसे व्यक्तियों में अगर हम सूर्य नाड़ी लगा करके जाएं और उनको शून्य स्वर में रख के बात करें तो फिर हमें बेसिकली शून्य स्वर सीखना पड़ेगा। ओके, तो वो एक प्रक्रिया है, वे इन विच वी लर्न ऑल ऑफ दिस। तो मुझे ये सारा साइंस ना काफी अट्रैक्ट करता है, बिकॉज पहले तो ये काफी, जैसे आपने कहा, बहुत ही बेसिक साइंटिफिक उससे है, प्लस ये कहीं ना कहीं हमारी सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस, कहीं ना कहीं माइंड ब्रेन बॉडी का अलाइनमेंट, कहीं ना कहीं दोनों ब्रेन्स के अलाइनमेंट, लेफ्ट और राइट का इंटरनल होम्योस्टेटिस जो है, होम्योस्टेसिस का बैलेंस। जैसे कि हमारे जितने ग्लैंड्स है उनके सिक्रीशन में संतुलन, थायराइड है जितना चाहिए उतना ही सिक्रीट कर रहा है, प्यूटरी, पिनियल, एडिनल, जितने भी ग्लैंड्स हमारे हैं उसका संतुलन, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस, न्यूरॉन्स का जो मैसेजिंग जो सिस्टम है वो भी ठीक, रिलैक्स है। उसके बाद माइंड का जो इंट्यूटिव पावर है, माइंड का जो रैशनल पावर है, दोनों का यूनियन सब हार्नेस कर सकते हैं। तो रैशनल और एनालिटिकल माइंड जब इंट्यूटिव पावर से जुड़ता है तो जो चीजें आउटकम होती है वो परफेक्ट होती हैं, विजनरी होती हैं। ब्यूटीफुल।
और क्या ये बच्चे भी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। क्या उम्र के बाद बच्चों को सिखा सकते बच्चे ऐसे तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा है कि 5 साल 4 साल के बच्चे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हैं? लेकिन अभी तो एक 4 साल का बच्चा है जो राइट लेफ्ट समझने लगा है, भोजन करता है, मुझे right करता है। मुझे लग रहा है कि वो तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी, सीख, क्योंकि बिल्कुल, उनके लिए एक बिल्कुल। प्ले वे मेथड भी हो हाँ, गया। तो यार मजा आ रहा है मुझे। मजा आ रहा है और वो करता है, हाँ। और वो मदर फादर से उसके करते थे, वो भी सीख गया, वो करने लगा। हाँ। तो 4 साल का बच्चा भी कर रहा हाँ। है, तो आई थिंक 5 साल 6 साल का उम्र जो है, 7 साल का उम्र तो बेस्ट है, वहां से उनको दे सकते हैं। 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक अगर उनको ट्रेंड कर दें तो वो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। उनकी इंटेलिजेंस, उनका मेंटल सब कुछ पावर एक्सपैंड हो जाएगा। मैं भी यही मानती हूँ कि हम यूज जो 5% 7% ये सब मिथ है। हम यूज तो सारा ब्रेन करते हैं, लेकिन हमें वो टेक्निक्स नहीं आती है, हमें वो ऑप्टिमाइजेशन का पता नहीं है। आपने बीच में अग्निहोत्र के बारे में कहा था, आज तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन अगली चर्चा में हम अग्निहोत्र पे जरूर बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका धन्यवाद आपका इस बहुत। पूरे पॉडकास्ट के लिए।